हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं पीईटी, जो कि प्रीलिम्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यूपीएससी के थ्रू हो रहा है। तो उसमें जो भी आपका पाठ्यक्रम दिया है उसमें हम भूगोल में, तो आज हम यूरोप महाद्वीप की नदियों के बारे में बात करेंगे। तो अब बात करते हैं काला सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में। तो पहली नदी है डैन्यूब नदी, ठीक है, काला सागर में जो गिरती है। तो ये नदी जो है ये यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो अब बात की जाएगी यूरोप की पहली नदी कौन सी है। तो यूरोप की पहली नदी वोल्गा नदी है, ठीक है। और दूसरी नदी कौन सी है, आपकी डैन्यूब नदी है, जो कि यूरोप की दूसरी लंबी नदी है। और यह इसका उद्गम स्थान जर्मनी के ब्रैक फॉरेस्ट से है। और डैन्यूब नदी यूरोप के सर्वाधिक 10 देशों से होकर बहने वाली नदी है। तो देखिए इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है। पहला यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी डैन्यूब नदी, ये कहाँ से निकलती है, ये जर्मनी के ब्रैक फॉरेस्ट से निकलती है। और ये कहाँ पे जाके गिरती है, तो ये काला सागर में जाकर के गिरती है। और अगर बात की जाएगी कौन सी ऐसी यूरोप की नदी जो सर्वाधिक 10 देशों से होकर बहने वाली नदी है, तो वो है डैन्यूब। और अगर बात की जाएगी कि यह नदी जो है 4 देशों की राजधानी से भी होकर गुजरती है। तो ऐसे पूछा जाए कि कौन सी ऐसी यूरोप की नदी जो 4 देशों की राजधानी से होकर गुजरती है, तो वो है डैन्यूब नदी। तो अब देखते हैं किस किस राजधानी से होकर के गुजरती है डैन्यूब नदी। तो देखिए ऑस्ट्रिया की वियना से, हंगरी की बुडापेस्ट से, सर्बिया की बेलग्रेड से और स्लोवाकिया के ब्रतिस्लावा से होकर गुजरती है डैन्यूब नदी, ठीक है। और इसके अलावा जो काला सागर में और कौन कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो नीपर नदी, यह नदी जो है यह नदी मास्को के पश्चिमी भाग से निकलती है तथा काला सागर में जाके गिरती है। और इस नदी के तट पर अगर बात की जाए इस नदी के तट पर, तो यूक्रेन की राजधानी कीव स्थित है। तो इसे दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि यूक्रेन की राजधानी कीव किस नदी के तट पे है, तो नीपर नदी पर। और नीपर नदी कहाँ से निकलती है, ये मास्को के पश्चिमी भाग से निकलती है और काला सागर में जाकर के गिरती है, ठीक है। और तीसरी जो काला सागर में गिरती है वो निस्टर नदी है और चौथी डॉन नदी। तो आप क्रम याद रखिए कि काला सागर में गिरने वाली कौन कौन सी नदियां हैं। पहली डैन्यूब, दूसरी नीपर नदी, तीसरी निस्टर नदी और चौथी डॉन नदी, जो कि काला सागर में गिरती हैं। ये यूरोप महाद्वीप की नदियां हैं। और अब देखते हैं कैस्पियन सागर में गिरने वाली नदियाँ। ऊपर बात हो रही थी काला सागर में गिरने वाली नदियाँ, अब बात करते हैं कैस्पियन सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो पहली नदी जो कि वोल्गा नदी, ठीक, इसके बारे में हमने अभी पहले जब डैन्यूब नदी पढ़ाया है तब आपको बता चुके हैं। यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है। तो वोल्गा नदी जो कि यूरोप की सबसे लंबी नदी है, जो रूस में प्रवाहित होती है। और इस नदी के तट पे वोल्गराद नगर स्थित है, जो कि एक बंदरगाह भी है, ठीक है। तो वोल्गराद नगर कहाँ पे, किस नदी पे स्थित है, तो वोल्गा नदी पे स्थित है। और ये रूस में प्रवाहित होती है। और ये वोल्गा नदी कहाँ से निकलती है, तो ये वल्दाई पहाड़ से निकलती है और कैस्पियन सागर में जाकर के गिरती है। और अब बात करें यूराल नदी की, तो इसमें केवल एक ही क्वेश्चन और कई बार रिपीटेड पूछा गया है यूराल नदी के बारे में कि एशिया और यूरोप को कौन अलग करती है, कौन सी नदी, तो यूराल नदी अलग करती है, जो कि कहाँ पे है, यूरोप महाद्वीप में स्थित है। और अब अन्य नदियाँ भी देख लेते हैं। देखिए पहले हमने बताया आपको काला सागर में गिरने वाली नदियाँ, दूसरा हमने आपको बताया कि कैस्पियन सागर में गिरने वाली नदियाँ, ठीक है। तो काला सागर में 4 नदियाँ थी गिरने वाली और कैस्पियन सागर में वोल्गा और यूराल नदी थी। अब जो अन्य नदियाँ हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो पहली नदी जो है पो नदी, ये जो नदी है ये आपकी उत्तर इटली में प्रवाहित होती है, पो नदी, ठीक है। अब पो नदी के बारे में, उत्तर इटली में कहाँ से, आल्प्स पर्वत से प्रवाहित होती है और एड्रियाटिक सागर में जाकर के ये गिरती है। और पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। तो इसे बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, इटली की गंगा मतलब पो नदी को कहा जाता है। और जो अब लोम्बार्डी का मैदान है वो भी पो नदी के तट पे है। पो नदी के तट पर मिलान व तुरीन नगर स्थित है, ठीक। तो पो नदी के तट पे कौन कौन सा नगर है, मिलान और तुरीन नगर स्थित है। अब बात करते हैं टाइबर नदी की। तो ये जो नदी है टाइबर नदी, ये इटली व वेटिकन सिटी में प्रवाहित होती है। और यह नदी
के तट पर इटली की राजधानी रोम स्थित है। तो ये कई बार क्वेश्चन, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि इटली की राजधानी रोम किस नदी पर स्थित है, तो टाइबर नदी पर। और रोम को क्या कहा जाता है, तो शाश्वत नगर भी कहा जाता है। तो इसे भी याद रखिएगा, रोम को क्या कहा जाता है, शाश्वत नगर कहा जाता है। अब देखते हैं टेगस नदी। ये भी यूरोप महाद्वीप की नदी है, टेगस नदी। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन इस नदी के तट पर स्थित लिस्बन एक बंदरगाह नगर है। ठीक है, तो अगर पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन किस नदी के तट पर है, तो टेगस नदी के तट पर है। और यह नदी, जो टेगस नदी, कहाँ गिरती है जाके, तो अटलांटिक सागर में जाकर के ये गिरती है। और अब बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट जो आपकी रिवर की बात हो रही है, सीन नदी। तो सीन यह फ्रांस की एक महत्वपूर्ण नदी है। ठीक, ये उत्तरी फ्रांस में प्रवाहित होती है। ये फ्रांस की बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है सीन नदी, जो कि बात की जाएगी फ्रांस की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, फ्रांस की ये महत्वपूर्ण नदी है और सीन नदी जो है ये फ्रांस की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और सीन नदी, जो कि प्रथम लोरी नदी भी बोला जाता है सीन नदी को, इसे नोट डाउन आप कर लीजिएगा। ये फ्रांस की दूसरी सर्वाधिक लंबी नदी है, इसे प्रथम लोरी नदी भी कहा जाता है। और अगर बात की जाए फ्रांस की पहली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो लॉयर नदी। ठीक, वो अटलांटिक महासागर में जाके गिरती है। और ये जो सीन नदी है, इस नदी के मुहाने पे ला हार्वी बंदरगाह स्थित है। इसे याद रखिए, सीन नदी के तट पे कौन सा बंदरगाह है, ला हार्वी बंदरगाह। और इस नदी पर पेरिस की राजधानी स्थित है। ठीक, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, इस नदी पर पेरिस की राजधानी स्थित है। और इस नदी के तट पर फ्रांस की राजधानी, इस नदी के तट पर फ्रांस की राजधानी पेरिस स्थित है। ठीक है, तो सीन नदी, ये तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है कि फ्रांस की राजधानी पेरिस नगर किस नदी पर बसा हुआ है, तो सीन नदी पे बसा हुआ है। और यहाँ पे ला हार्वे बंदरगाह है, ये इंग्लिश चैनल में जाके गिरती है। और ये फ्रांस की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अब देखते हैं एल्ब नदी के बारे में बात करते हैं। तो एल्ब नदी का आई थिंक सो इसमें कट गया है, हाँ, एल्ब नदी। देखिए, एल्ब नदी जो है यह पूर्वी जर्मनी में प्रवाहित होने वाली एक प्रमुख नदी है। ठीक, ये भी जर्मनी में प्रवाहित होती है। जर्मनी में देखिए राइन होती है, एल्ब होती है और डैन्यूब होती है नदी, और आपकी ओडर नदी। ठीक है, ये चार नदियाँ आपकी जर्मनी में प्रवाहित होती हैं। कौन कौन सी, डैन्यूब, एल्ब, ओडर और राइन। ठीक, तो अब यहाँ पे बात करें एल्ब की, तो ये भी पूर्वी जर्मनी में प्रवाहित होने वाली नदी है। इसके मुहाने पर हैम्बर्ग बंदरगाह है। तो ये पूछा गया है कि हैम्बर्ग बंदरगाह किस नदी के मुहाने पर है, तो एल्ब नदी के मुहाने पर है। और यह एस्चुरी का निर्माण करती है तथा ये कहाँ पे गिरती है, तो उत्तरी सागर में जाके ये नदी गिरती है। ठीक है, डैन्यूब नदी जो है वो काला सागर में जाके गिरती है, जबकि राइन, एल्ब और ओडर नदी जो है वो उत्तरी सागर में जाके गिरती हैं। ये जर्मनी में जो चार नदियाँ आपको हमने बताई, एक डैन्यूब, दूसरी एल्ब, राइन और ओडर। तो डैन्यूब नदी काला सागर में गिरेगी और एल्ब, राइन और ओडर जो रहेगी वो आपके उत्तरी सागर में गिरेगी। और एल्ब नदी एस्चुरी बना। अब देखते हैं रॉन नदी। रॉन नदी के बारे में जानते हैं। तो यह फ्रांस की मुख्य नदी, तो जो दक्षिणी भाग में बहती है तथा भूमध्य सागर में जाके ये गिरती है। यह सहायक सोने नदी के तट पर लियोन नगर स्थित है, जो इंटरपोल का मुख्यालय है। तो इंटरपोल का मुख्यालय क्या है, लियोन नगर है। तो लियोन नगर किस नदी पर स्थित है, तो रॉन नदी की जो सहायक नदी है सोने नदी, उस पर लियोन नगर स्थित है, जो इंटरपोल का मुख्यालय है। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं राइन नदी के बारे में जानते हैं। तो इस नदी का जो उद्गम स्थल है वो स्विट्जरलैंड के आल्प्स माउंटेन से, जो जर्मनी, फ्रांस व नीदरलैंड में प्रवाहित होते हुए नॉर्थ सी में गिरती है। ठीक है, तो राइन नदी का उद्गम स्थल क्या है, आल्प्स पर्वत स्विट्जरलैंड के, और जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड, ये तीन देशों से प्रवाहित होते हुए ये नॉर्थ सी में गिरती है। यह नदी अपने तट पर एस्चुरी बनाती है और उत्तरी सागर में जाकर गिरती है।
और इस नदी को यूरोप का मेरुदंड कहते हैं। ठीक है, तो यूरोप का मेरुदंड किसे कहेंगे? राइन नदी को कहते हैं। इसमें कोयला नदी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके जो सहायक नदी है एक रूर नदी, ठीक है, उसके आसपास के क्षेत्र को रूर बेसिन बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोयला बहुत पाया जाता है और इसे एक तरह से यूरोप का औद्योगिक हृदय भी बोला जाता है। इस रूर बेसिन क्षेत्र को, जो राइन नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, उसे यूरोप के औद्योगिक हृदय भी कहा जाता है। और यूरोप का मेरुदंड किस नदी को कहा जाएगा? तो राइन नदी को कहा जाएगा। और उसके अलावा अगर बात करें राइन नदी के बारे में, तो इसके मुहाने पर रॉटरडम बंदरगाह स्थित है, जो विश्व का सबसे व्यस्तम बंदरगाह है, जो नीदरलैंड के समीप स्थित है। ठीक है, तो रॉटरडम बंदरगाह नीदरलैंड के समीप स्थित है और विश्व का सबसे व्यस्तम बंदरगाह। और किस नदी के मुहाने पे? तो राइन नदी के मुहाने पे है। न्यू वाटर वे रॉटरडम बंदरगाह को उत्तरी सागर से जोड़ता है। तो न्यू वाटर वे जो होगा और वो रॉटरडम बंदरगाह को किससे जोड़ेगा? उत्तरी सागर या नॉर्थ सी से जोड़ता है। और उसके अलावा जो ये न्यू वाटर वे है, इसे संसार का सबसे व्यस्तम आंतरिक जलमार्ग बोला जाता है। तो संसार का सबसे व्यस्तम आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? न्यू वाटर वे है। और सबसे व्यस्तम बंदरगाह कौन सा है? तो रॉटरडम बंदरगाह है। और न्यू वाटर वे रॉटरडम बंदरगाह को उत्तरी सागर से जोड़ता है। अब देखते हैं यूरोप महाद्वीप की अगली जो नदी के बारे में बात कर रहे हैं, विस्तुला नदी। तो विस्तुला नदी जो है, ये पोलैंड की राजधानी वर्षा पर स्थित है। विस्तुला नदी अपने मुहाने पर ज्वारनद बनाती हुई बाल्टिक सागर में गिरती है। तो विस्तुला नदी पे आज तक के पूछा नहीं गया है, फिर भी इसे याद रखिएगा कि ये पोलैंड की राजधानी वर्षा पर स्थित है। तो अगर बात कीजिए पोलैंड की राजधानी वर्षा किस नदी पर स्थित है? विस्तुला नदी पर स्थित है। और विस्तुला नदी भी एस्चुरी बनाती है तथा ये कहाँ गिरती है? ये बाल्टिक सी में गिरती है। अब बात कर लेते हैं ओडर नदी के बारे में और स्प्री नदी के बारे में। तो ओडर नदी, यह नदी पोलैंड देश में प्रवाहित होती है, जो अपने मुहाने पर भी एस्चुरी बनाती है। ओडर नदी भी एस्चुरी बनाती है, ठीक है, ये पोलैंड देश में प्रवाहित होती है और ये भी आकर के कहाँ गिरती है? बाल्टिक सागर में गिरती है। तो ऊपर आपके बाल्टिक सागर में गिरने वाली जो एक विस्तुला नदी है और दूसरी आपकी बाल्टिक सागर में गिरने वाली दूसरी नदी ओडर नदी है। ठीक, देखिए कहीं कहीं पर ओडर नदी जो है बाल्टिक सागर दिया है, कहीं कहीं पर उत्तरी सागर दिया है, तो इसे आप थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। सही बात करें स्प्री नदी के बारे में, तो इस नदी के तट पर जर्मनी की राजधानी बर्लिन स्थित है। ठीक है, ये कई बार पूछा गया, आपको शायद याद भी होगा कि जर्मनी की राजधानी बर्लिन किस नदी के तट पर है? तो स्प्री नदी के तट पर है। तो ये जो स्प्री नदी है ये एक छोटी नदी है, मतलब ये सहायक नदी है, किसकी? हॉवेल की सहायक नदी है। ठीक, और स्प्री के तट पर बर्लिन के अलावा आप नोट डाउन कर लीजिए, सैक्सोनी और बडेनबर्ग दो नगर हैं, ये भी स्थित हैं कौन? स्प्री नदी पर। तो देखिए जर्मनी की राजधानी बर्लिन तो ये सभी को पता होगा कि स्प्री नदी पर स्थित है, लेकिन सैक्सोनी और बडेनबर्ग भी याद रखिएगा क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। अब देखते हैं और बात करते हैं यूरोप महाद्वीप की प्रमुख झीलों के बारे में। इसके लिए अलग से वीडियो लाएंगे, यहाँ पे कुछ झीलें हैं, इन्हें आप देख लीजिए। जब नदियाँ पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा इनको भी देख लीजिए। जैसे फिनलैंड की अगर बात की जाए तो फिनलैंड को क्या बोला जाता है? झीलों का देश कहा जाता है। ठीक है, तो फिर जैसे कि अभी ऊपर बताया इटली की गंगा किसे कहा जाता है? तो पो नदी को कहा जाता है। वैसे ही झीलों का देश किसे कहा जाता है? वो फिनलैंड को कहा जाता है। और शाश्वत नगर किसे कहा जाता है? वो रोम को कहा जाता है। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से याद रखिएगा। तो फिनलैंड जो कि जिसे झीलों का देश भी कहा जाता है, यहाँ की अधिकतर झीलों का निर्माण हिमानी अपरदन के द्वारा हुआ है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी को श्वेत नगर, देखिए रोम को शाश्वत नगर और फिनलैंड की जो राजधानी है हेलसिंकी उसे श्वेत नगर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ इसे झीलों का देश बोला जाता है जो कि हिमानी अपरदन के द्वारा हुआ है। उसी के आधार पर फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी को श्वेत नगर कहा जाता है। और उसके अलावा दो झीलें और जो हैं प्रमुख रूप से, उसे लैडोगा या लदोगा झील कहते हैं। ये रूस में स्थित है। यह यूरोप की सबसे मीठे पानी की झील है। तो यूरोप की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? लदोगा है। और ओनेगा झील, यह भी रूस में स्थित है और यह भी मीठे पानी की झील है, लेकिन सबसे मीठे पानी की झील की अगर बात की जाएगी तो वो है लदोगा झील। अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। कल आपके लिए एशिया महाद्वीप की जो भी नदियाँ होंगी उनके बारे में आपको पढ़ाएंगे। And thank you for watching my channel.